हेलो एवरीवन, आई एम सीए मानस अरोड़ा और मैं सीए स्टूडेंट्स को अकाउंट्स का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ तीनों लेवल्स पर, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर एंड सीए फाइनल लेवल पे। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं जी सीए फाउंडेशन का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको पेपर में वो पूछ ही लेता है, जो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। आपके चैप्टर नंबर 2 अकाउंटिंग प्रोसेस में लास्ट यूनिट है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का। आपको जनरली वो 10 नंबर का ये पूछ लेता है, 10 मार्क्स का। और आप सपोज करो आपने ये +1 में किया था, +1 में भी इतने नंबर का नहीं आया होगा जितना आपके सीए फाउंडेशन में आ जाता है ये। तो आज हम इसको करेंगे। अगर आपने अभी से पहले कभी नहीं किया हुआ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर तो भी कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे कि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और मिनिमम से मिनिमम टाइम में इसको कंप्लीट करेंगे ताकि आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कंप्लीट हो जाए और आप अपने 10 मार्क्स सिक्योर कर पाओ। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन के बटन से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है और हमें होता है कि हम और अच्छा वीडियो और कंटेंट आपके लिए लेके आए। ठीक है जी, शुरुआत करते हैं जी आपके साथ। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ पे क्या कह रहा है जी, कहता कई बार क्या होता है, देखो जी, हम कोई भी काम करते हैं ना तो गलती होने का स्कोप तो हमेशा रहता ही है। तो जब हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, जब लोग हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं, तो वहां पर भी आपकी गलतियां होने का स्कोप रहता है। तो वो यही कह रहा है, कहता है जी अब अकाउंट्स में फॉर एग्जांपल आपने गलती कर दी। अब अकाउंट्स में आपने गलती कैसे कर दी, जैसे कि आपने फर्नीचर खरीदा। ठीक है, अब मेरा काम जैसे कि शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का है, मैंने फर्नीचर खरीदा तो मेरे को क्या एंट्री डालनी चाहिए थी, फर्नीचर टू बैंक, ये एंट्री डालनी चाहिए थी मेरे को। बट मैंने गलती से क्या एंट्री डाल दी, मैंने एंट्री डाल दी जी परचेजेस टू बैंक। मैंने क्या एंट्री डाल दी, परचेजेस टू बैंक। अब मेरे को बताओ, अब मैंने गलती से परचेजेस लिख दिया फर्नीचर की जगह। अब अकाउंट्स में हमने ये सीखा है कि जब भी गलती हो जाए हम कैसे, अभी ऐसे ओवरराइट तो नहीं कर सकते, हम ऐसे काट के ओहो गलती हो गई ऐसे तो नहीं कर सकते, यहाँ फर्नीचर लिख दें, हम ये तो नहीं कर सकते। तो हमारे पास अकाउंट्स में क्या तरीका होता है इस एंट्री को ठीक करने का, हम कहेंगे जी हमने गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया तो अब उसको क्रेडिट कर देते हैं। फर्नीचर को डेबिट करना चाहिए था, उसको मैं अभी डेबिट कर देता हूं। तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, फर्नीचर टू परचेज, मेरी ये रेक्टिफिकेशन की एंट्री हो गई। ठीक है जी, तो अब इस जो मैंने गलती करी है उसको ठीक करने के लिए क्या है, ये सही एंट्री पास करनी पड़ेगी। इस सही एंट्री को पास करने को कहते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री पास कर देना। कौन सी एंट्री, रेक्टिफिकेशन, ताकि जो मेरा इफेक्ट है वो सही हो जाए। अब इस एंट्री से क्या होगा, फर्नीचर के अकाउंट में पैसा चला जाएगा और परचेज जो ज्यादा डेबिट हो रखी थी वो कम हो जाएगी। तो इस एंट्री से मेरा वो पर्पस फुलफिल हो गया। अब कहता जी एरर्स होती क्यों है, अब गलतियां क्यों होती हैं भाई, गलती रॉन्ग एंट्री डाल दी जैसे कि हमने वो बात करी है। अब कई बार क्या होता है रॉन्ग कास्टिंग ऑफ द सब्सिडरी बुक्स में क्या होता है कि जैसे कि वो आपकी सब्सिडरी बुक है, सब्सिडरी बुक कौन सी होती है आपकी, परचेज बुक हो गया, सेल्स बुक हो गया। ठीक है जी, अब मैं जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज माय सेल्स बुक। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अपनी सारी सेल्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब इस पेज पर क्या हो रखा था, इस पेज का टोटल था फॉर एग्जांपल 200, यहाँ पर 200 का टोटल आ रहा था सेल्स का। अब जब मेरे को अगले पेज पे जाना था तो मैं पिछला टोटल कैरी फॉरवर्ड करूंगा, ऑब्वियस सी बात है। तो मैंने 200 की जगह 2000 लिख दिया। पिछले पेज पर कितना अमाउंट था, 200 था, अगले पेज पर मैंने गलती से कितना लिख दिया, 2000 लिख दिया। तो क्या ये एक एरर हो गया, तो क्या मैंने गलती से रॉन्ग कास्टिंग कर दी। तो अब इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए भी क्या करोगे, अब यहाँ पर 200 लिख दिया था मैंने, अब अगले पेज पे 2000 लिख दिया। अब इसको ठीक करने के लिए बताओ मैं क्या करूंगा, अब इसको ठीक करने के लिए मैं 1800 रुपीज को माइनस कर दूंगा नीचे जाके। यही कर सकता हूँ ना मैं रेक्टिफिकेशन के नाम पर, 200 लिखना था 2000 लिख दिया। अब नीचे, अब मैं यहाँ पर ये तो नहीं कर सकता, ऐसा को काट तो नहीं सकता, ओहो गलती से 2000 लिख दिया, क्योंकि अकाउंट्स में काटना अलाउड ही नहीं है, ओवर राइटिंग करनी अलाउड ही नहीं है। तो मैं नीचे जाकर ये लिख दूंगा माइनस रेक्टिफिकेशन 1800, दैट्स इट। ठीक हो गई बात, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। अब आओ जी नेक्स्ट पे, रॉन्ग पोस्टिंग फ्रॉम द सब्सिडरी बुक। अब कई बार क्या होता है, हमने जब सब्सिडरी बुक पढ़ी थी तो हमने वहां पे सेल्स का अकाउंट भी किया था।
तो हमने ये देखा था कि जो सब्सिडरी बुक का टोटल होता है ना वो सेल्स अकाउंट में चला जाता है, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में चला जाता है। ठीक है, अब जैसे ये सेल्स अकाउंट था, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना बाय सेल्स बुक टोटल, हमने ये सब्सिडरी बुक्स में पढ़ा है। फॉर एग्जांपल मैं सेल्स बुक का टोटल यहाँ पे लिख रहा हूँ 200। अब गलती से मैंने क्या किया, यहाँ पर लिख दिया टू सेल्स बुक 200, या फिर मैंने 200 की जगह यहाँ 2000 लिख दिया। क्या ये दोनों तरह की गलतियां हैं? 200 लिखना था 2000 लिख दिया, या फिर लिखा तो 200 सही है बट गलत साइड पे लिख दिया। क्या ये भी एक तरह की मैं गलती कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? फटाफट से बताइए। बिल्कुल इस तरह की गलती हो सकती है। तो ये सारी चीजों की गलतियों की बात वो आपके साथ कर रहा है, कहता जी एक अकाउंट्स में ये सारी गलतियां हो सकती हैं। तो अब ठीक है सर, गलतियां तो पता लग गई, गलतियां तो होती रहती हैं क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। बट अब इसको ठीक कैसे करें, उसके लिए रेक्टिफिकेशन आपको करनी पड़ेगी। कहीं पर रेक्टिफिकेशन एंट्री डालनी पड़ेगी, कहीं पर कुछ लिखना पड़ेगा, वो हम आगे जाके देखते हैं। टाइप्स ऑफ एरर क्या होते हैं? एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, सॉरी एमसीक्यू तो आते नहीं आपको, ट्रू फॉल्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर मैं रेक्टिफिकेशन एंट्री का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको इन सब डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको सिंपल एक एंट्री दी होगी, उसको सही करके डाल दो, दैट्स इट। कई बार ट्रू फॉल में पूछ लेता है, वो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपका हो गया एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या है? जैसे कि ये वाला, क्या यहाँ पर मैंने एक अकाउंट्स के प्रिंसिपल की गलती कर दी है। अब अकाउंट्स का प्रिंसिपल कहता है कि परचेजेस का मतलब वो होता है कि जो आपके बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे मेरा शर्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम था तो मेरी परचेजेस क्या होंगी? धागा खरीदना, बटन्स खरीदना। क्या फर्नीचर खरीदना मेरी परचेजेस? नहीं सर, फर्नीचर खरीदना तो आपकी परचेजेस नहीं है। तो बट मैंने अकाउंट्स के फंडामेंटल्स को हिला के फर्नीचर की परचेज को परचेज कह दिया था। तो इसका मतलब है कि ये मैंने एक प्रिंसिपल ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल कर दिया, सिद्धांतों का गलत कर दिया, सिद्धांतों को गलत कर दिया अकाउंट्स के। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ ओमिशन का क्या मतलब हो जाता है कि कुछ छूट जाना, ओमिट हो जाना। तो ट्रांजैक्शन दैट इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड। कई बार मैंने सेल परचेज ही रिकॉर्ड करना भूल गया, क्रेडिट परचेज करी तो रिकॉर्ड करना ही भूल गया, ओहो शिट, बिल आ रखा था मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। तो ये कौन सा एरर हो गया? एरर ऑफ ओमिशन, व्हेन द ट्रांजैक्शन इज कंप्लीटली और पार्शियली ओमिटेड। जब पूरी ट्रांजैक्शन या ट्रांजैक्शन का कुछ पार्ट मैंने रिकॉर्ड नहीं करा होता। ठीक है जी, ओके हो गया जी। तो यहां पर मैं कुछ भूल जाता हूं, भूल जाने के एरर को क्या कह देते हैं? एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमीशन का क्या मतलब होता है? अमाउंट इज पोस्टेड इन द रॉन्ग अकाउंट, रिटर्न ऑन द रॉन्ग साइड और द टोटल इज रॉन्ग। अब जैसे कि ये आपका एरर ऑफ ओमिशन है, एरर ऑफ कमीशन है, जहां जो आपके जनरली गलत एरर कर दिया आपने। जैसे कि सेल्स बुक से 200 का टोटल लिखना था, 2000 लिख दिया, 200 का ही टोटल लिखा बट गलत साइड लिख दिया, टोटलिंग गलत कर दी। जैसे मैं एक पेज 200 का था, अगले पेज पे आते आते 2000 कर दिया। तो ये सारी गलतियां, तो ये सारी गलतियां कौन सी होती हैं? एरर ऑफ कमीशन की गलतियां होती हैं। ठीक है जी, क्या आपको यहां तक चीज ओके हो रही है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नेक्स्ट लास्ट आ जाता है जी आपका कंपनसेटिंग एरर। अब कंपनसेटिंग एरर का क्या मतलब है? जब अब दो गलतियां मिलकर, जब दो गलतियां आपकी हो जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल amount of rupees 10 received from A is not credited and the sale is overstated by 10, this is known as the compensating itself। अब कई बार क्या होता है मैं एग्जांपल ही यही ले लेता हूं आपके पास कि 10 रुपए rupees 10 was received from A is not credited and the sale is overstated by 10, these error are compensating in nature। जब एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर देता है, जब आप दो एरर कर देते हो ना तो उसकी वजह से आपके ट्रायल बैलेंस बिल्कुल मैच कर रहा है। अब देखो, कभी भी आपको पता लगाना है कि आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई गलती है या नहीं है। सबसे पहला तरीका है कि अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो उस केस में आप कहते हो कि यार मैंने सब कुछ सही ही किया होगा। अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो आपकी बैलेंस शीट भी मैच कर रही होगी, ऐसा है ना? अगर आपका ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है तो बैलेंस शीट भी मैच कर रही होगी। अगर बैलेंस शीट मैच करेगी तो सब कुछ तो बहुत अच्छा ही चल रहा है। बट जो कंपनसेटिंग एरर्स होते हैं ना, ये ढूंढने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह से ना कभी ट्रायल बैलेंस मिसमैच करता है और ना कभी आपकी बैलेंस शीट मिसमैच करती है, क्योंकि एक एरर ने दूसरे एरर को छुपा लिया होता है।
तो वो पता ही नहीं लगता कि यार क्या सच्ची में कोई एरर हुआ भी है या हमको सिर्फ लग रहा है कोई एरर हुआ है। अब जैसे कई बार क्या हो जाता है कि जैसे कि मैंने सेल बुक में, मैं सिर्फ सेल बुक की बात कर रहा हूँ, मैंने सेल बुक में क्या किया, सेल 100 रुपीज से कम लिख दी सिर्फ सेल बुक में। अब जैसे जो नॉर्मल एक सेल की एंट्री डलती है, जैसे मैं लिख देता हूँ राम अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है 1000। अब मैंने गलती से क्या किया, जब मैं सेल्स बुक में गया तो मैंने वहां पर राम के सामने सिर्फ और सिर्फ कितना लिख दिया, 900 लिख दिया सेल्स बुक में, ठीक है। अब ऐसे ही हो सकता है, अब जब मैंने सेल्स बुक में 900 लिखा तो क्या मैंने अपने क्रेडिट साइड को कम लिखा है 100 से, बिल्कुल। अब सेम ऐसे हो सकता है कि मैं परचेज बुक में भी 100 रुपए कम लिख दूं, तो इससे क्या हो सकता है, मेरी सेल भी कम हो गई, मेरी परचेज भी कम हो गई, मेरी क्रेडिट साइड भी कम होगी, मेरी डेबिट साइड भी कम होगी, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस तो मैच कर गया, बैलेंस शीट भी मैच करेगी, दोनों चीजें मैच करेगी। तो ये सारी चीजों की वजह से, तो इनको मैं कह देता हूं कंपनसेटिंग एरर। इनकी वजह से क्या होता है कि एक एरर दूसरे एरर को कंपनसेट कर देता है। ठीक है जी, बात ओके हो गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। चलो, हाउ टू रेक्टिफाई द एरर, ये हम आगे पढ़ते हैं। अब रेक्टिफिकेशन करने के लिए देखो जी, जब तो सिर्फ ओनली वन एस्पेक्ट, जब देखो एक आप जर्नल एंट्री डालते हो, तो हमने जब से शुरू से अकाउंट्स पढ़ना शुरू किया है तो हम डबल एंट्री डबल एंट्री डबल एंट्री करते आ रहे हैं, ठीक है जी। तो डबल एंट्री में क्या होता है आप लोग जब आप डबल एंट्री की बात करते हो तो आप दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड करते हो, एक होता है जी आपका डेबिट एस्पेक्ट और दूसरा होता है जी आपका क्रेडिट का एस्पेक्ट, ठीक है जी। दो चीजें एस्पेक्ट करते हो। जब आपके किसी सिर्फ एक एस्पेक्ट में गलती हो, जैसे कि राम टू सेल्स 1000, ठीक है। जब आप सेल बुक में गए तो आपने राम की जगह 900 लिख दिया, बट जब आप राम के अकाउंट में गए तो आपने वहां पर सेल बिल्कुल ठीक 900 लिखी हुई है। तब आपने क्या किया है, वहां पर बिल्कुल ठीक, वहां पर आपने बिल्कुल ठीक 1000 की सेल लिखी है। तो इसका मतलब है कि आपका इस एंट्री का सिर्फ एक ही एस्पेक्ट गलत है, दोनों एस्पेक्ट गलत नहीं है, सिर्फ एक एस्पेक्ट गलत है। जब भी आपकी एंट्री का एक ही एस्पेक्ट गलत होता है तो वहां पे अपन इसको नरेशन से ठीक कर लेते हैं, अपन नरेशन डाल देते हैं ठीक करने के लिए, ठीक है जी। जब आपकी एंट्री की वजह से जब दो एस्पेक्ट गलत हो जाते हैं तो वहां पे अपन एंट्री डालते हैं, वहां पे अपन नरेशन नहीं लिखते, वहां पे अपन एंट्री डालते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन की तरह बता देता हूँ, आओ जी क्वेश्चन नंबर 52 पे सॉरी। अब उसने कहा, कहता था टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹100। अंडर कास्ट का मतलब क्या होता है कि आपने उसको कम लिखा है। आपने अपनी परचेज बुक के कॉलम को फॉर एग्जांपल 1000 लिखना चाहिए था, आपने टोटल 900 कर दिया। अब मेरे को बताओ, क्या सिर्फ परचेज बुक की गलती है, सिर्फ परचेज बुक आपने गलत करी है? बिल्कुल। तो आप यहाँ पर 100 रुपीज क्या लिखोगे, टू अंडर कास्टिंग ऑफ द परचेज बुक फॉर द मंथ ₹100। आप सिंपली क्या कर दोगे, आप उसको सिर्फ यहाँ पे ये लिख दोगे कि भैया हमने अपनी परचेज बुक को 100 से गलती से कम कर दिया था, हम उसको बढ़ा रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये लिखना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो गलती हुई है वो सिर्फ परचेज बुक में ही हुई है, कहीं और गलती नहीं हुई। जब आप जर्नल एंट्री पास करते हो ना तो वो दो एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अब यहाँ पर सिर्फ गलती कहाँ हुई है, एक एस्पेक्ट में हुई है। तो आपको एक एस्पेक्ट में डालने के लिए क्या करना होता है, आपको यहाँ पर रेक्टिफिकेशन नरेशन कह लो, रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट कह लो, जो मर्जी कह लो, तो ये आपको एक रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट लिख के आनी है। अब इसमें भी एक लॉजिक छुपा हुआ है क्या। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मेरा एक परचेजेस है यहां मैंने लिख दिया 900, कायदे से यहां पर कितना आना चाहिए था, 1000 आना चाहिए था। यही मतलब हुआ ना कि भैया मैंने गलती से 900 लिख दिया, आना 1000 चाहिए था, यही परचेजेस में आना चाहिए था, यही लिखा ना उसने, अंडरकास्ट हो गया 100 से। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या आपका टू साइड डिफरेंस आ रहा है, फटाफट से बताओ, क्या ये अकाउंट की टू साइड है,
क्या ये अकाउंट की टू साइड है या नहीं है? हाँ जी सर, बिल्कुल अकाउंट की टू साइड है। तो आपकी जो रेक्टिफिकेशन नरेशन होगी वो भी टू से शुरू होगी। किससे शुरू होगी? वो भी टू से ही शुरू होगी। अगर आपको कभी लगे कि यार मैंने कुछ गलती दूसरी तरफ कर दी, वो बाय साइड आनी चाहिए, तो आपकी रेक्टिफिकेशन नरेशन बाय से शुरू होगी। तभी मैं कहता हूँ कि अकाउंट में जहाँ पर दिक्कत आए वहाँ पे लेजर और जर्नल बना के देख लेना। अब यहाँ पर आपको नहीं समझ आ रहा था कि टू आएगा या बाय आएगा, तो मैंने परचेज अकाउंट बना के देख लिया। परचेज अकाउंट है तो सब क्लियर हो गया कि मेरे को यहाँ पर 100 बढ़ाना, तो अगर यहाँ 100 बढ़ाना तो 2 करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। आइए जी नेक्स्ट पे, रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब क्या होता है? सेल्स रिटर्न। इट हैज बीन अंडरकास्ट बाय 50। इसका मतलब है कि आपने सेल्स रिटर्न बुक को भी कम लिखा है 50 से। सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है? मेरे को एक बात बताओ, सेल्स का बैलेंस क्या होता है? सर क्रेडिट। तो सेल रिटर्न तो उसका दुश्मन है ना, तो उसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। तो आपने फिर से कोई चीज डेबिट साइड, फॉर एग्जाम्पल 200 आनी चाहिए थी, आपने कितनी लिखी हुई है? ओनली 150 लिखी हुई है। तो इसका मतलब है कि इट इज अंडर कास्ट, आपने 50 से कम लिखी हुई है। तो यहां पर 2 करके 50। यहां पर भी अगर आप देखोगे टू साइड फर्क आ रहा है, तो यहां पर भी जो आपकी स्टेटमेंट होगी वो भी आपकी 2 से शुरू हो रही होगी। ठीक है जी, बात ओके हो गई आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ जाता हूं मैं। कहता अ सम ऑफ 250 रिटर्न ऑफ एज डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नॉट डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू मशीनरी। अब उसने कहा कि आपने ना डेप्रिसिएशन वाला एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं किया। मशीनरी वाला ओके है, बट आपने डेप्रिसिएशन वाला एस्पेक्ट नहीं रिकॉर्ड किया। तो क्या मैंने सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं रिकॉर्ड किया? हाँ जी। तो अगर आपने सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं रिकॉर्ड किया तो इसका मतलब है कि मेरे को यहाँ पर डेप्रिसिएशन पे 2 नरेशन लिखनी पड़ेगी कुछ ना। तो इसका मतलब है कि ये वाली नरेशन भी कहाँ आएगी? 2 साइड ही आएगी। तो अगर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर भी क्या आ रहा है? 2 साइड। सर ये तो समझ में आ गया 2 लिखना है, बाय लिखना, पर लिखना क्या है? जो आपने गलती करी है। अब जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने मशीनरी में डेप्रिसिएशन नहीं ना लिखी, मैंने डेप्रिसिएशन लिखने को ओमिट कर दिया, ओमिशन हो गई मेरे से, तो मैं लिख देता हूँ टू ओमिशन ऑफ पोस्टिंग ऑन ₹250। 250 मैं नहीं लिख पाया, ठीक है जी, तो मेरे से ओमिट हो गया। वो ओके हो गई जी बात। चलिए, तो ऐसे ही करते कराते हम बाकी सारे भी पार्ट्स कर लेंगे। अब इन सारे पार्ट्स में सिर्फ एक एक एस्पेक्ट में गलती हो रही है। कौन से एस्पेक्ट में? सिर्फ एक एक एस्पेक्ट में गलती हो रही है। तो जब एक एक एस्पेक्ट में गलती होती है तो हम क्या लिखते हैं? रेक्टिफिकेशन नरेशन। ठीक है जी, इसको नोट कर लेते हैं। आओ जी, when only one aspect is wrong, then rectification statement और रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट या फिर रेक्टिफिकेशन नरेशन। टेक केयर whether to start from to और बाय। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको टू से स्टार्ट करना है या फिर बाय से स्टार्ट करना है। वो मैंने आपको बता दिया कि आपको किस चीज़ का ध्यान रख के चलना है। ठीक है जी, आओ जी नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए जी। अब उसने देखिए क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 53 में,
कहता था फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स, गिव द नेसेसरी एंट्रीज टू करेक्ट देम। उसने कहा एंट्रीज बताओ। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है ₹500 पेड फॉर द फर्नीचर परचेज हैज बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेजेस अकाउंट। अरे ये तो वही बात हो गई ना जो हमने बात करी थी अभी। कहता जी आपने एक फर्नीचर परचेज किया और आपने परचेजेस के अकाउंट में डाल दिया गलती से। क्या वो परचेजेस के अकाउंट में आना चाहिए था? नहीं। कौन से अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था? फर्नीचर के अकाउंट में डेबिट होना चाहिए था। ठीक है जी, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर डेबिट होना चाहिए था, बट आपने डेबिट क्या कर दिया? परचेजेस को। तो क्या मैं ये फर्नीचर टू परचेजेस की एंट्री डाल दूंगा? फटाफट से बताओ, क्योंकि यहाँ पर दो एस्पेक्ट गलत हो गए ना। एक तो फर्नीचर नहीं रिकॉर्ड हुआ, दूसरा परचेजेस को गलत रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या ये दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड हैं? यस। तो दोनों, तो यहाँ पे क्या डल जाएगी? रेक्टिफिकेशन एंट्री। ओके, हो गई बात? एवरीवन प्लीज बताइए। अब आगे वो क्या कहता है, कहता है रिपेयर्स वर डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट फॉर ₹50। बहुत ही भयंकर गलती करी है। कहता जी आपने ना रिपेयर्स करवाई और आपने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया। अरे एक नॉर्मल रिपेयर की एंट्री बताएंगे क्या होगी? सर अगर देखो नॉर्मल, अगर आप एंट्री देखो रिपेयर की, तो इट इज रिपेयर टू बैंक। हाँ जी सर बिल्कुल ठीक है। बट आपने कर क्या दिया? आपने बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट कर दिया, टू बैंक कर दिया आपने एंट्री। ये होनी चाहिए थी, ये कर दी। तो इसका मतलब है आपको रेक्टिफाई करने के लिए रिपेयर को डेबिट करना पड़ेगा और बिल्डिंग को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने बिल्डिंग को ज्यादा से डेबिट कर दिया था। ये क्या ये रेक्टिफिकेशन एंट्री आपको ओके हो रही है? फटाफट से बताओ। तो यहां पर देखेंगे रिपेयर्स टू बिल्डिंग 50। ओके हो गई बात। चलें जी आगे। नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ ₹100 विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर हिज पर्सनल यूज। इसका मतलब है कि भाई ने क्या करी है? ड्रॉइंग्स करी हैं। इट हैज बीन डेबिटेड टू ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट। अरे भाई ने क्या किया है? एंट्री क्या आनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स की? तो एंट्री आनी चाहिए थी ड्रॉइंग्स टू बैंक। बट आपने करी क्या है एंट्री? आपने एंट्री करी है ट्रेड एक्सपेंसेस टू बैंक। आपको क्या करनी चाहिए थी? आपने क्या कर दी? तो इसका मतलब है कि कायदे से आपको करना चाहिए था ड्राइंग टू ट्रेड एक्सपेंसेस। क्या ये एंट्री पास करनी चाहिए थी आपको? क्या ये आप रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे? आप इसको नोट भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। तो ये वाली एक रेक्टिफिकेशन एंट्री मेरे को पास करनी है, बिल्कुल करनी है। आइए जी, ये रही जी आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है जी, ओके हो गई जी बात। आइए नेक्स्ट आ जाते हैं जी। कहता जी ₹100 पेड फॉर द रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। सर हमें तो कोई गलती नहीं लग रही। अब देखो जी, आप एक नॉर्मल रेंट की एंट्री बताओ क्या डालोगे? रेंट टू बैंक, यही एंट्री डालोगे? रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक की ही एंट्री डालोगे ना। बट भाई ने क्या कर दिया? भाई ने कर दिया लैंडलॉर्ड टू बैंक। आपने ये एंट्री पास कर दिया। मेरे को बताओ, क्या आपको रेंट को डेबिट करना चाहिए था और लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करना चाहिए था? फटाफट से बताओ। क्या ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री नहीं पास हो जाएगी? फटाफट से बताइए। बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या एंट्री पास हो रही है आपकी? रेंट अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। नेक्स्ट, सैलरी ऑफ ₹125 पेड टू द क्लर्क ड्यू टू हिम एंड हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। आपने डेबिट किसको कर दिया? पर्सनल अकाउंट को। आपको एंट्री क्या डालनी चाहिए थी? सैलरी टू बैंक की एंट्री डालनी चाहिए थी आपने। भैया सैलरी दी है, बट आपने एंट्री क्या डाल दी? क्लर्क टू बैंक। क्या ये आपने सही एंट्री डाली है? क्लर्क टू बैंक एंट्री आनी चाहिए थी। नहीं। तो आप क्या करोगे? सैलरी टू क्लर्क। क्या एंट्री डालोगे आप? सैलरी अकाउंट डेबिट टू क्लर्क अकाउंट क्रेडिट। ठीक है जी। नेक्स्ट सेम, कहता ₹100 रिसीव्ड फ्रॉम शाह एंड कंपनी
हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड एट शॉ एंड कंपनी। ओ माय गॉड, जब आपको शाह एंड कंपनी से पैसा आया होगा तो आया था तो आपको क्या एंट्री डालनी चाहिए थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शाह एंड कंपनी। बट आपने एंट्री क्या डाल दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी। क्या एंट्री डाल दिया आपने? बैंक अकाउंट डेबिट टू शॉ एंड कंपनी। क्या आपने शाह एंड कंपनी को क्रेडिट करना चाहिए था, बट आपने कर किसको दिया? शॉ एंड कंपनी को। आपने गलती से किसको क्रेडिट किया है? शॉ, SHAW, आपने इसको क्रेडिट कर दिया है, तो इसको खत्म कर दो। तो इसको खत्म करने के लिए मैं इसको डेबिट कर दूंगा, शॉ एंड कंपनी टू शाह एंड कंपनी। दैट्स इट, ये आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हो गई। तो क्या एंट्री डाली है आपने? शॉ टू शाह। 700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर वाज चार्ज टू द ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट। आपने टाइपराइटर खरीदा भैया, एसेट खरीदा है, तो क्या आपने एसेट को डेबिट नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। आपने एंट्री क्या पास कर दी हुई है? आपने एंट्री पास करी है ऑफिस एक्सपेंसेस टू बैंक, बट क्या एंट्री पास होनी चाहिए थी? टाइपराइटर टू बैंक एंट्री पास होनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि आपको एंट्री रेक्टिफिकेशन क्या करनी है? टाइपराइटर टू ऑफिस एक्सपेंसेस। ओके हो गई जी बात, ये एंट्री हो गई आपको, यहाँ तक सारी चीजें ओके हो रही हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाओ। मेसर्स बेटा केमिकल्स वर अनएबल टू एग्री द ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी। तो उसने यहाँ पे क्या किया? And have raised a suspense account for the difference next year the following errors were discovered। अब देखिए होता क्या है कई बारी, जैसे कि जब मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया, ठीक है, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पर मैंने बिल्डिंग लिख दी 800 की, क्रेडिटर्स लिख दिए 500 के, बैंक लिख दिया 400 का, ठीक है जी। और लाइबिलिटी साइड क्या आ सकता है? कैपिटल लिख दी 500 की। ठीक है, ये एक मेरा ट्रायल बैलेंस था। क्या बताओ ये ट्रायल बैलेंस मैच कर रहा है? फटाफट से बताओ, क्या ये एक ट्रायल बैलेंस है? क्या ये मैच कर रहा है? नहीं सर, ये तो मैच ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगर ये मैच ही नहीं कर रहा ट्रायल बैलेंस, तो अब इस तरह के अब मेरे को तो आगे बढ़ना है। अब मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगा लिया, बहुत ज़्यादा सब कुछ कर दिया, बट ट्रायल बैलेंस मैच ही नहीं हो रहा, मैच ही नहीं हो रहा, मैच ही नहीं हो रहा। अब मैं क्या करता हूँ, एक बार सिर्फ मैच करने के लिए मैं ना एक अकाउंट खोल देता हूँ सस्पेंस के नाम का। मैं कहता हूँ कि यार मेरे को नहीं पता किस वजह से डिफरेंस आ रहा है, जो भी डिफरेंस का रीज़न है वो एक सस्पेंस है, मेरे को नहीं पता कि क्या रीज़न है डिफरेंस का। मैं एक बार सस्पेंस अकाउंट खोल देता हूँ और मैं यहाँ पर 200 डाल देता हूँ, क्योंकि 200 क्रेडिट साइड ही कम आ रहा है, तो एक बार मैं सिर्फ इसको मैच कर देता हूँ। कितना? अब क्या ये मैच कर गया 1200 से? अब ये कैसे मैच किया? क्योंकि मैंने सस्पेंस अकाउंट डाल दिया। तो जब आगे जाके मैं अपने पूरी लेजर्स की स्क्रूटनी करूंगा, जो भी करूंगा, तो वहां पर जो भी मैं रेक्टिफिकेशंस की एंट्री डालूंगा वो मैं कहाँ डालूंगा? सस्पेंस अकाउंट में डालूंगा। जहां पे मेरे को लगेगा ओ शिट कि यार यहाँ पे मैंने कुछ गलती कर दी है, तो वो मैं कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? सस्पेंस अकाउंट में। ये मैं तब सस्पेंस अकाउंट तब आपके पास आता है जब आप एरर फाइंड आउट कर रहे हो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद। सस्पेंस कब आता है? जब आप ट्रायल बैलेंस ऑलरेडी बना चुके हो, और ट्रायल बैलेंस बनने के बाद अगर आप कोई रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो आपका क्या आता है? रेक्टिफिकेशन ऑफ तो आपका क्या आता है? सस्पेंस अकाउंट आता है। ठीक है जी, यहां तक आपको चीज ओके हो गई कि सस्पेंस कब आता है? आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ओके हो गई जी बात। ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद अगर कुछ हो रहा है तो वो आपका कहां पर जाएगा? सस्पेंस अकाउंट में चला जाएगा। ओके हो गई जी बात, चल सकते हैं जी आगे। तो अब यहां पे उसने यही कहा है आपको, कहता इट हैड रेज्ड अ सस्पेंस अकाउंट फॉर द डिफरेंस। उसने सस्पेंस अकाउंट भी बना दिया और उसको क्या पता लगा? रिपेयर्स मेड ड्यूरिंग द ईयर वर रॉन्गली डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट फॉर ₹12,500। आप लोगों ने क्या किया था?
रिपेयर्स करवाई थी, बट आपने गलती से उसको कहाँ डेबिट कर दिया, आपने उसको बिल्डिंग के अकाउंट में डेबिट कर दिया है। ठीक है जी, तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे। अब सस्पेंस का सर लॉजिक तो ठीक है, समझ में आ गया, बट एक बारी मैं और आपको थोड़ा सा और अगर मैं आपको नोट्स में दिखाऊं आपके, तो ये भाई ने ना आपके जो एरर्स थे उनको तीन पार्ट्स में बांट रखा है, जो आपके एरर्स को तीन पार्ट में बांट रखा है। सबसे पहला कहता है जी आप एरर कर सकते हो ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने से पहले। ठीक है जी। फिर दूसरा एरर कर सकते हो ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स आर ड्रॉन। अब मैं आपको एक बहुत ही फंडामेंटल चीज आपको याद कराता हूं, क्योंकि आपको पता ही है वो अकाउंटिंग की शुरुआत होती है जी जर्नल एंट्री से। ठीक है, जर्नल एंट्री के बाद क्या बनता है, लेजर बनता है। लेजर के बाद क्या बनते हैं, ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनते हैं जी आपके फाइनल अकाउंट, जिसमें आपकी बैलेंस शीट और P&L आ जाता है। क्या यही एक लाइन रहती है। अब कहता पहली स्टेज है कि आप लोग जो गलती करोगे वो यहां पे करोगे, ट्रायल बैलेंस बनने से पहले, एरर 1। दूसरी स्टेज है कि आप गलती करोगे यहां पर ट्रायल बैलेंस बनने के बाद, बट फाइनल अकाउंट बनने से पहले। तीसरी आप गलती करोगे फाइनल अकाउंट बनने के बाद भी, आपके फाइनल अकाउंट्स बन गए, बैलेंस शीट बन गई, सब कुछ हो गया, तो आपने देखा ओहो शिट ये क्या कर दिया मैंने, ये तो आना ही नहीं था। तो ये तीन तरह की गलतियां हैं, इसको नोट कर लो। अब जब पहली स्टेज की एरर थी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था, वो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले की थी। अब एरर तो अभी भी वही है, एरर इफेक्टिंग वन आस्पेक्ट, एरर इफेक्टिंग बोथ आस्पेक्ट। अब इसमें अगर आपने ट्रायल बैलेंस बनने से पहले कोई एरर करी है और वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को तंग कर रही है, तो वो ठीक हो जाएगी आपकी रेक्टिफिकेशन नरेशन से ठीक हो जाएगी। वो कैसे ठीक हो जाएगी, वो रेक्टिफिकेशन नरेशन से, या फिर मैं कहता हूं वो है आपकी रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट से। तो यहां से ठीक हो जाएगी। पर जो दोनों एस्पेक्ट को कर रही है वो किससे ठीक होगी, वो आपकी ठीक होगी जी रेक्टिफिकेशन एंट्री से। कैसे ठीक होगी, वो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री से हो जाएगी। ठीक है। अब दूसरी तरह की एरर जो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ये ट्रायल बैलेंस बनने के बाद है। सेम ठीक है, एरर इफेक्टिंग वन एस्पेक्ट। जब भी आप ट्रायल बैलेंस, अब मेरे को बताओ, हमने यहाँ पे पढ़ा किया ट्रायल बैलेंस बना लिया, बट अभी तक समझ में नहीं आ रहा, अभी भी फर्क आ रहा है, तो आपने कौन सा अकाउंट ओपन किया था, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लिया था। तो यहां पर भी अगर आपका कोई एरर जिसकी वजह से एक एस्पेक्ट ही तंग हो रहा है, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, तो आप यहां पर लिखोगे सस्पेंस अकाउंट। यहां पर आप कौन सा अकाउंट ओपन कर लोगे, सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लोगे। ठीक है जी, कौन सा अकाउंट ओपन कर लोगे, अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट ओपन कर लोगे। अगर दोनों चीजों को इफेक्ट कर रहा है तो अभी भी आप रेक्टिफिकेशन एंट्री से ही ठीक कर पाओगे ना सर, क्योंकि रेक्टिफिकेशन एंट्री की वजह से आपके बोथ एस्पेक्ट्स कवर होते हैं। ठीक है, बट अगर आपका सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में दिक्कत है, अब यहां पर आपके ट्रायल बैलेंस बनने पे सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में दिक्कत आ रही थी, तो आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। यहां पर भी आपके एक ही एस्पेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो वही बात है, स्टेज 2 है, तो यहां पर हम कौन सा अकाउंट ओपन कर रहे हैं, सस्पेंस अकाउंट। जो तीसरे तरह की एरर है वो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे कि आपको यहां तक पहले दो स्टेजेस समझ में आई कि आप कहां कहां पर एरर कर सकते हो। यहां पर एरर करी तो ये होगा, यहां पर एरर करी तो ये होगा। ओके है, अब देखो जी क्वेश्चन पे आ जाओ। अब उसको क्वेश्चन में आपको कह रहा है यार ट्रायल बैलेंस ना मैच नहीं कर रहा था,
तो हमने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया रेफरेंस के लिए। तो अब बताओ हमें क्या पता लग रहा है अगले साल कि आपने रिपेयर्स करवाई थी, बट रिपेयर्स वर रॉन्गली डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट 1200। क्या यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं? फटाफट से बताइए, क्या यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स कवर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे? हाँ जी सर, बिल्कुल हो रहे हैं। तो हमने सिंपली ये एंट्री डाल देंगे, रिपेयर्स टू बिल्डिंग। फटाफट से बताओ, क्या मैं यहाँ पे यही एंट्री डाल दूंगा, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिल्डिंग में गलती से डेबिट कर दिया था तो उसको खत्म कर दिया। रिपेयर्स को करना चाहिए था तो रिपेयर्स को मैंने आज क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। कितना? 12,500 से। फटाफट से बताओ, क्या आपको यहाँ तक चीज ओके हो रही है? अब यहाँ पर आपने क्या कर दिया, रिपेयर्स टू बिल्डिंग। ओके हो गई जी बात। नेक्स्ट आ जाओ जी। Addition to the freight column in the purchase journal was short by 15,000। कहता addition to the freight column in the purchase journal was short by 15,000। तो इसका मतलब है कि आपने अपने freight column में 15,000 कम लिख रखा है। क्या मैं कह सकता हूँ, क्या आपने अपने freight column में 15,000 कम लिख रखा है या ज्यादा लिख रखा है? फटाफट से ये बताओ एवरीवन। सर हमने फ्रेट कॉलम में क्या लिख रखा है, कम लिख रखा है। उसने कहा जी शॉर्ट बाय 15,000। तो इसका मतलब है क्या मेरे को फ्रेट को 15,000 से दिखा देना चाहिए, 15,000 से डेबिट कर देना चाहिए? हाँ जी। क्या ये सिर्फ ट्रांजैक्शन का एक एस्पेक्ट गलत है या दोनों एस्पेक्ट्स गलत है यहाँ पे? सर देखो, हमने फ्रेट पे करी होगी, फ्रेट टू बैंक किया होगा, हमने सिर्फ फ्रेट में 15,000 ने लिखा, तो सिर्फ फ्रेट वाला कॉलम ही गलत है। अब ट्रायल बैलेंस बन चुका है, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ऐसा एरर हुआ है जिसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट गलत है, तो दूसरे एस्पेक्ट को सपोर्ट करने के लिए पता है कौन आ जाएगा, सस्पेंस। इसीलिए मैंने कह दिया था कि अगर एरर इफेक्टिंग वन एस्पेक्ट देन कौन सा अकाउंट आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ओके हो गई जी बात। तो यहाँ पर भी मैं क्या कहता हूँ कि इट वाज शॉर्ट बाय 15,000, तो एंट्री क्या डल गई, फ्रेट टू सस्पेंस। हाँ मेरे को पता है यहाँ पे उन्होंने P&L एडजस्टमेंट लिखा हुआ है, बट आप P&L एडजस्टमेंट की जगह फ्रेट और रिपेयर भी लिख सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है जी, आओ जी नेक्स्ट आ जाओ जी। Goods to the value of rupees 4,500 returned by a customer Shiva and Company has been posted to the debit of Shiva and Company and also to the sales return। आपको सामने वाला गुड्स रिटर्न करके गया है, ठीक है जी। जब आपको एक सेल रिटर्न की एंट्री डालनी होती है तो नॉर्मल सेल रिटर्न की एंट्री क्या होती है, सेल रिटर्न टू शिवा एंड कंपनी, यही एक एंट्री होती है ना, सेल रिटर्न टू शिवा एंड कंपनी। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कितने की एंट्री थी, 4,500 की एंट्री थी। ये हो गई थी एंट्री 4,500 की। फटाफट से बताओ यस। अब उसने क्या कह दिया, कहता द गुड्स वर रिटर्न बाय द कस्टमर एंड हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ शिव एंड कंपनी एंड ऑल्सो टू द सेल्स रिटर्न। कहता आपने शिव एंड कंपनी के भी डेबिट में डाल दिया और सेल रिटर्न के भी डेबिट में एंट्री डाल दी। तो इसका मतलब है कि सेल रिटर्न तो डेबिट में ही आना चाहिए था, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। बट पर क्या आपको शिवा एंड कंपनी को क्रेडिट नहीं करना चाहिए था? फटाफट से बताओ, क्या आपको शिवा एंड कंपनी को 45 से क्रेडिट नहीं करना चाहिए था? बिल्कुल करना चाहिए था। तो अब मैं यहां पर क्या करूंगा, एवरीवन बहुत 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 ध्यान से देखेंगे ये वाली एंट्री। ये आपको गलत लग सकती है, बट मेरे को एक बात बताओ, आपको क्या एंट्री पास करनी चाहिए थी? आपको ये एंट्री पास करनी चाहिए थी। आपने सेल्स रिटर्न तो अभी भी डेबिट ही किया, बट आपने शिवा एंड कंपनी को क्या कर दिया, डेबिट। बट शिवा एंड कंपनी तो क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। शिव एंड कंपनी है, शिव एंड कंपनी क्या होनी चाहिए थी, क्रेडिट होनी चाहिए थी। सिर्फ एक एस्पेक्ट गलत है, तो एक एस्पेक्ट गलत है तो दूसरे एस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। अब यहां पर बहुत ध्यान से एक चीज को देखना, आपको एक चीज को 4,500 से क्रेडिट करना चाहिए था। ठीक है, आपको एक चीज को 4,500 से क्रेडिट करना चाहिए था। आपने कोई एंट्री पास नहीं करी,
सबसे पहले तो ये मैं पाता हूँ, एक चीज को क्रेडिट करना चाहिए था 4500 से, बट आपने कोई भी एंट्री पास नहीं करी, तो इसका मतलब आपको उसको सबसे पहले तो 4500 क्रेडिट करना चाहिए था, बट आपने अब डबल मिस्टेक कर दी है। क्रेडिट तो क्या करना था, आपने 4500 से उसको डेबिट कर दिया है। तो इसका मतलब है उस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए शिवा एंड कंपनी को 9000 से क्रेडिट करना चाहिए था, और ये भी आपका 9000 से हो जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूं, ये शिव एंड कंपनी का ट्रायल बैलेंस है। कायदे से क्या एंट्री आनी चाहिए थी, बाय सेल रिटर्न 4500, ये एंट्री आनी चाहिए थी। एक अच्छी एंट्री यही होती है, बट आपने कर क्या दी, सेल रिटर्न 4500, आपने यही एंट्री पास आउट कर दिया। बट मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं रेक्टिफिकेशन से यहां पर सिर्फ बाय सस्पेंस लिख के 4500 लिखूं, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो नलिफाई हो गया। अब मेरे को ये वाला इफेक्ट देने के लिए यहां पर कम से कम 9000 तो लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, कम से कम 9000 तो लिखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी ना आगे जाके। तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, 9000। ओके हो गई जी बात, चीज ओके है जी आपको। तो इसीलिए मैंने यहां से कौन सी एंट्री कर दी, 9000 से। आगे आ जाओ जी। Sundry items of the furniture sold for 30,000 has been entered in the sales book, the total of which had been posted to the sales book. आपने कोई चीज बेची है, ठीक है, आपने फर्नीचर का कोई अमाउंट बेचा है, कहता आपने उसको सेल्स बुक में एंटर कर दिया। क्या ये सेल्स बुक में जाना चाहिए था, क्या ये बनता है सेल्स बुक में जाने वाला, नहीं। और कहता उससे आपने सेल्स के अकाउंट में भी क्रेडिट कर दिया। भैया क्या आपकी सेल्स इन्फ्लेट हो चुकी है, हाँ जी सर। तो सेल फालतू में इन्फ्लेट हो रखे, तो फालतू में सेल्स को इन्फ्लेट मत करो। तो मैं 30,000 से क्या कर दूंगा, सेल को डेबिट कर दूंगा, और क्रेडिट किसको कर दूंगा, टू फर्नीचर 30,000। क्या कर दूंगा, टू फर्नीचर 30,000। ओके हो गई जी बात, फटाफट से बताएंगे। नेक्स्ट, अ बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम मिसिस सपना for 75,000 has been returned by the bank as dishonored and has been credited to the bank and debited to the bill receivable. आपको आप एक बिल रिसीवेबल की डिसऑनर की एंट्री बता सकते हो। सपना से एक बिल था, वो डिसऑनर हो गया, तो उसकी एंट्री क्या होती है, क्या आप लोग ये एंट्री डालोगे, सपना टू बैंक 75,000। अब क्या आप सपना से 75,000 लोगे, बिल्कुल लोगे, बट आपने एंट्री क्या पास कर दी है, बिल रिसीवेबल टू बैंक 75,000। तो रेक्टिफिकेशन करते हुए मेरे को बिल रिसीवेबल टू सपना, सॉरी, आपको आपको कौन सी एंट्री पास करनी चाहिए थी, ये, बट आपने कर दी ये। तो आपको कौन सी रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी, आपको रेक्टिफिकेशन की एंट्री पास करनी पड़ेगी सपना टू BR 75,000। ओके हो गई जी बात एवरीवन, क्या आपको यहाँ तक चीज ओके हो रही है, ठीक है जी। तो एंट्री देख लो जी, सपना टू बिल रिसीवेबल, ओके है जी बात। नेक्स्ट आ जाओ जी। अब उसने आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया, ट्रायल बैलेंस बना है नहीं बना है, कुछ नहीं दिया। तो देखो क्या कहता है, वो कहता है रेक्टिफिकेशन एंट्रीज पास करो। वो आपको एंट्रीज पास करने के लिए कह रहा है, कह रहा है अब परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम राम अमाउंटिंग टू 150 हैज बीन रॉन्गली एंटर्ड थ्रू सेल्स बुक। आपने परचेज किया है, अब यहां पर उसने आपको कहा यार मैंने ना राम से गुड्स तो परचेज कर लिए, बट परचेज बुक की जगह मैंने सेल्स बुक में डाल दिया। ओ माय गॉड, तो अब इसका मतलब क्या है, एक नॉर्मल राम से परचेज करने की एंट्री क्या होती है, परचेजेस टू राम, यही एंट्री डालोगे ना, परचेजेस टू राम 150। बट आपने गलती से डाल कहां पर दी है एंट्री, आपने गलती से कहां पर एंट्री डाल दी है, सेल्स में एंट्री डाल दी है। तो अब इस तरह की एंट्री का क्या करेंगे हम, इस तरह की एंट्री को क्या करोगे आप, तो यहां पर आपकी जो सही एंट्री है वो क्या होनी चाहिए थी, परचेज टू
राम होनी चाहिए थी कितनी 150, बट आपने क्या एंट्री पास कर दी है, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स 150। फटाफट से बताओ। तो अब आपके हिसाब से रेक्टिफाई करने के लिए मेरे को क्या एंट्री पास करनी चाहिए? सर देखो, सबसे पहले तो परचेज को डेबिट करो 150 से, सीधी बात है। सॉरी, परचेज को डेबिट करो 150 से, और सेल जो आपने गलती से 150 से क्रेडिट कर रखी है उसको हटाओ। सेल को मैंने 150 से हटा दिया। फिर टू, भैया राम तो क्रेडिट होना चाहिए था ना 150 से, आपने डेबिट कर रखा है 150 से, तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए राम को 300 से क्या करना पड़ेगा, मेरे को क्रेडिट करना पड़ेगा, डबल से क्रेडिट करना पड़ेगा। भैया एक आदमी को 150 से क्रेडिट करना था, आपने उसको 150 से डेबिट कर दिया, तो डबल गलती करी ना आपने। सबसे पहले तो क्रेडिट में नहीं डाला, दूसरी गलती करी डेबिट में डाल दिया। तो आपको जो डबल गलती करी है उसका भुगतान क्या करना पड़ेगा, आपको ये भुगतान करना पड़ेगा। ओके, होगी बात। अब नेक्स्ट आ जाओ जी। नेक्स्ट वो क्या बोल रहा है आपको, कहता जी क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 120 टू रमेश। आपने क्रेडिट सेल करी है रमेश को, एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रमेश टू सेल्स। इट हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द परचेज बुक। आपने गलती से क्या कर दिया, परचेज बुक में डाल दिया, सेम बट उल्टा कर दिया। टू, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, रमेश टू सेल 120, बट आपने कर क्या दी है, परचेज टू रमेश 120। तो रेक्टिफाई कैसे करोगे इसको, सर जी रमेश को 240 से डेबिट कर दो, सेल को 120 से, सॉरी रमेश को क्या करना था आपको, हाँ 2 परचेजेस खत्म कर दो 120, दैट्स इट। ये आपकी एंट्री हो गई, सेम जो हमने ऊपर करी थी उसके उल्टे वाली एंट्री हो गई है। फटाफट से बताओ। ठीक है जी, नेक्स्ट आओ जी। एन अमाउंट ऑन 31st December 22 the goods of rupees 300 were returned by Hari Sharan and were taken into the inventory on same date but no entry has been passed। आपने गुड्स, कहता गुड्स ऑफ 300 वर रिटर्न बाय हरिशरण, आपको हरिशरण ने गुड्स वापस किए, तो इसका मतलब कि सेल रिटर्न आई होगी, बट आपने कोई एंट्री नहीं पास करी। तो सेल रिटर्न की क्या एंट्री होती है, हरिशरण टू सेल्स अकाउंट, तो मैं यही एंट्री पास कर दूंगा। ठीक है जी, ओके होगी जी बात। चलो नेक्स्ट, एन सॉरी सेल्स रिटर्न आएगा, सेल्स रिटर्न आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। एन अमाउंट ऑफ 200 ड्यू फ्रॉम महेश चंद, 200 रुपए महेश चंद से लेने थे, which has been written off as bad debt in the previous year was unexpectedly recovered but has been posted to the personal account of महेश चंद। मेरे को एक बात बताओ, जब आपको बैड डेट रिकवर हो जाते हैं तो उसकी एंट्री क्या पास करते हो आप? जब आपको बैड डेट रिकवर होता है तो क्या एंट्री पास करते हो? सबसे पहले बैंक से पैसा आता है और कहाँ डाल देते हो आप, P&L में डाल देते हो। बट आपने कहाँ डाल दिया, आपने एंट्री पास कर दी है बैंक टू महेश चंद। तो आपको क्या करना है, महेश चंद टू P&L रेक्टिफाई। ठीक है जी, ओके होगी जी बात, ओके होगी बात। चलो नेक्स्ट आ जाओ जी। A check of ₹100 received from Manmohan was dishonored and has been posted to the debit of the sales return account। अरे आपका एक चेक डिसऑनर हुआ है मनमोहन से, तो मनमोहन टू बैंक एंट्री आनी चाहिए थी। बताइए कितने से एंट्री आनी चाहिए थी आपकी, ये वाली 100 से। नहीं, चेक है, सॉरी BR नहीं है, बैंक रिसीवेबल नहीं है, तो मनमोहन टू बैंक 100। ओके होगी जी बात। बट उसने कहा आपने क्या कर दिया उसको, बट इट हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ सेल्स रिटर्न। अरे तुमने सेल रिटर्न को किस हिसाब से डेबिट कर दिया, तो आपकी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी, मनमोहन टू सेल रिटर्न 100।
क्या एंट्री आएगी, मनमोहन टू सेल रिटर्न 100। ठीक है जी, ओके हो गई जी बात। नेक्स्ट अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 56 में वो क्या बोल रहा है, कह रहा है जी करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट एंड सेकंड इज ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। कहता जी आपको यहाँ पर वो आपको पता है इनडायरेक्टली क्या कह रहा है। अब देखो ये जितनी सारी एंट्रीज होंगी ये सारी की सारी आपकी एक एस्पेक्ट की गलतियां होंगी जिसमें कि एक एस्पेक्ट गलत होगा। ठीक है, अब सबसे पहले उसने कहा विदाउट ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। जब एक एस्पेक्ट की गलती होती है और सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन होता तो इसका मतलब है कि वो ट्रायल बैलेंस बनने से पहले की गलती है, यही मतलब होता है। तो यहाँ पे कहता है कि अब इन तरह की चीजों में आपको सस्पेंस ओपन नहीं करना। अब जैसे पहला ही है, सेल्स बुक हैज बीन टोटल 100 रुपीज शॉर्ट। तो अगर आपकी सेल्स बुक का टोटल 100 रुपीज से कम है, अगर ये आपकी सेल्स बुक है, यहाँ पर आपने 900 लिखा हुआ है बट आना कितना चाहिए, 1000 आना चाहिए। तो क्या आपने यहाँ पर बाय करके 100 नहीं लिख देना चाहिए, बिल्कुल लिख देना चाहिए। और आपको सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन करना, जब आपको सस्पेंस अकाउंट नहीं ओपन करना तो आप क्या करोगे, बाय रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट पास करोगे, बाय टोटलिंग एरर ऑफ ₹100 इन सेल्स बुक। तो आप यहाँ पे लिख दोगे कि भैया 100 रुपए से गलती है। और क्या लिखोगे, बाय, क्योंकि आपका जो एंट्री जो नरेशन आएगी वो कहां पर आनी चाहिए, बाय साइड आनी चाहिए। ठीक है जी, ओके हो गई जी बात। अब नेक्स्ट आ जाओ अब जब मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूं, उसने कहा ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट। अब जब आपको लगे कि यार ये तो ट्रायल बैलेंस के बाद की गलती है तो आप सिंपली क्या एंट्री पास कर दोगे, सस्पेंस टू सेल्स 100। ये आपकी एंट्री हो गई, क्योंकि अब आपको ये रेक्टिफाई कैसे करनी है, सस्पेंस अकाउंट ओपन करके। यही बात वो कर रहा है आपके साथ। ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सस्पेंस टू सेल 100। ओके हो गई जी बात, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। ऐसे ही करते कराते हमने ये वाला पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है आपसे। ठीक है, आओ जी आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 57 से कहता करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। The trial balance was out by ₹493 excess credit। वो कहता है जी आपने ट्रायल बैलेंस बना लिया है बट ट्रायल बैलेंस में 493 का एक्सेस क्रेडिट दिख रहा है। ओ माय गॉड, इसका मतलब है कि उन्होंने कुछ ऐसा ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, उन्होंने कहा क्रेडिट साइड एक्सेस दिख रही है। तो यहाँ पे 14 कितना एक्सेस दिख रहा है उसको, 493 का। तो उसको 493 का एक्सेस दिख रहा है क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड तो इसका मतलब है कि कितनी होगी, 100 होगी। यही मतलब हुआ ना। अगर वो कह रहा है कि मैंने ट्रायल बैलेंस बनाया और ये सिचुएशन है तो यही सिचुएशन होगी। तो अब यहाँ पर आपका जो सस्पेंस अकाउंट ओपन होगा वो कहां पर ओपन होगा, 493 डेबिट साइड होगा। आपके सस्पेंस का बैलेंस कितना होगा, ओपनिंग सस्पेंस का बैलेंस कितना होगा, डेबिट 493 होगा। फटाफट से बताओगे, यही मतलब है ना कि अगर यहाँ पे 493 का एक्सेस क्रेडिट है तो आपके जो सस्पेंस है उसका कितना होगा, 493 डेबिट। अब आगे देखो क्या कहता है वो, कहता है जी अमाउंट ऑफ ₹100 वाज रिसीव्ड फ्रॉम दी दास बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। आपने सिर्फ कहां गलती करी है, कैश बुक में गलती करी है। जब आपको डी दास से पैसे मिले होंगे तो आपने क्या एंट्री पास करी होगी, फटाफट से बताओ, आपने क्या एंट्री पास करनी चाहिए आपको, डी बैंक अकाउंट डेबिट टू डी दास वाज रिसीव्ड बट इट वाज ओमिटेड टू एंटर इन द कैश बुक। आपने कोई एंट्री ही नहीं पास करी, तो आप सिंपली क्या एंट्री पास कर दोगे, बैंक टू डी दास, दैट्स इट। आप नॉर्मल एक एंट्री पास कर दोगे इसकी। नेक्स्ट उसने कह दिया आपको द टोटल ऑफ द रिटर्न इनवर्ड बुक। रिटर्न इनवर्ड बुक का मतलब होता है सेल्स रिटर्न बुक। इट हैज बीन कास्टेड शॉर्ट बाय ₹100। इसका मतलब है कि आपने रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक 100 रुपीज से कम लिख रखी है। तो अब ये क्या एक सिर्फ एक एस्पेक्ट के लिए एरर है। तो अब इस एस्पेक्ट के लिए एरर के लिए आपने सस्पेंस अकाउंट तो खोल ही रखा है। तो अगर आपकी रिटर्न इनवर्ड बुक 100 से कम है तो रिटर्न इनवर्ड बुक को ज्यादा करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, रिटर्न इनवर्ड बुक को डेबिट।
तो आपकी क्या एंट्री हो जाएगी, रिटर्न इनवर्ड बुक टू सस्पेंस, जहां कुछ ना समझ में आए वहां क्या कर दो, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है। अब अगर ये सेम सिनेरियो होता और अगर आपका सस्पेंस अकाउंट ओपन ही ना होता तो आप लोग क्या करते, आप लोग करते क्या करते भाई, आप लोग करते जी टू रेक्टिफिकेशन नरेशन या टू रेक्टिफिकेशन स्टेटमेंट, ठीक है जी, ओके हो गई जी बात। द परचेज ऑफ एन ऑफिस टेबल ₹300 हैज बीन पास टू द परचेज डे बुक, तो ये तो वही नॉर्मल एंट्री हो गई आपकी, ठीक है जी। फर्नीचर टू परचेज इसकी एंट्री हो गई आपकी। नेक्स्ट आ जाओ जी। 375 wages paid to the worker for making the showcase has been debited to the wages account। आपको शोकेस को डेबिट करना चाहिए था, आपने वेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, तो एंट्री हो जाएगी शोकेस, या फिर आप इसको फर्नीचर भी लिख सकते हो, टू वेजेस, टू फर्नीचर टू वेजेस, ओके हो गया जी बात। A purchase of 67 has been posted to the trade payables account as 60। आपने एक 67 रुपीज की परचेज करी थी, बट आपने जब उसको ट्रेड पेबल के अकाउंट में लिखने गए तो आपने गलती से उसको 60 लिख दिया। क्या आपने अपनी परचेजेस में भी गलत लिखा होगा? क्या उसने बोला है यहाँ पर आपने परचेज को गलत लिखा होगा? नहीं। तो आपका कहाँ पर गलती है, ट्रेड पेबल में कितने की गलती है, 7 रुपीज की। तो ट्रेड पेबल में गलती है, कम लिखा है, तो ट्रेड पेबल को क्या करोगे, क्रेडिट कर दोगे, और जहां पर कुछ ना समझ में आए क्या कर दोगे, सस्पेंस को इंक्लूड कर दोगे, ओके होगी जी बात। तो ऐसे ही करते कराते आपने बाकी के सारे पार्ट्स भी कर लेने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57 डन हो गया आपका। अब आइए जी आगे। ये वाली जो सारी एंट्रीज है, ये सारी एंट्रीज हम कर चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन आप कहाँ पे करेंगे, होमवर्क में करेंगे, ठीक है जी। आगे आ जाइए जी। ट्रायल बैलेंस डिड नॉट एग्री, तो यहाँ पर भी क्या है, कहता मिस्टर एज ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2025 डिड नॉट एग्री। ये जैन 26 का क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। एंड ही रोट ऑफ द डिफरेंस टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर दैट ईयर। उसने क्या किया, जहां पर उसको ना समझ में आया उसने क्या डाल दिया, P&L में राइट ऑफ कर दिया उसको, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ईयर ही एंगेज द सर्विस ऑफ एन अकाउंटेंट हु आफ्टर अ क्लोज स्क्रूटनी ऑब्जर्व्ड द फॉलोइंग एरर्स। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई है, यहाँ पर क्या वो कह रहा है कि यार 31 मार्च को तो मेरे को समझ में नहीं आया, अपनी बुक्स बनानी थी, तो बुक्स बनाने के लिए मैंने सारा खर्चा कहाँ डाल दिया, P&L अकाउंट में डाल दिया। जहां पे कुछ नहीं समझ में आया, जहां पे मेरे को लगता है डेबिट कम है, मैंने डेबिट में P&L डाल दिया, जहां पे मेरे को लगा क्रेडिट कम है, मैंने क्रेडिट में P&L डाल दिया। कहता ये सब करते करते मैंने अपनी बुक्स बना दी, और अगले साल, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है वो, कहता जी अगले साल मैंने किसी आदमी को हायर किया कि यार मेरी बुक्स ठीक कर दो। क्या मैं कह सकता हूं कि ये वो वाला एरर है, कौन से वाला, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बनने के बाद वाला एरर है? फटाफट से बताओ, क्या ये आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने के बाद वाला एरर, क्या ये थर्ड कैटेगरी का एरर है? यस। तो जब भी आपका ये वाला एरर होता है आफ्टर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट दैट इज इन नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, तो यहाँ पर भी वही हो रहा है ना, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हो रहा है। तो कहता ऐसे क्या करोगे, द रेक्टिफिकेशन इज कैरिड आउट इन द नेक्स्ट ईयर, carrying forward the balance in the suspense account or transferring into the capital account. When the correction is in the nominal account, such error is passed through P&L adjustment account. कहता है यहाँ के जो भी एरर्स होंगे वो आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट से। अब देखो जी, यहाँ के कहाँ रेक्टिफाई करने वाले हो आप, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यहां से रेक्टिफाई करने वाले हो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी। अब यहां पे अगर मैं आपको बताऊं, जब आपका पहले तरीके का एरर था तो आपने कैसे उसको रेक्टिफाई कर दिया था, रेक्टिफिकेशन नरेशन डाल के। दूसरे तरह में आपने सस्पेंस अकाउंट ओपन कर दिया। तीसरे तरह में आपने क्या किया, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट ओपन कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन में सबसे पहले वो क्या बोल रहा है आपको, कहता अ गुड्स वर्थ ₹5,000 वर डिस्पैच टू द कस्टमर बिफोर द क्लोज ऑफ द ईयर बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। आपने
गुड्स तो बेच दिए बट कोई इनवॉइस नहीं डाला। अब देखो यही आपके लैंग्वेज का खेल है पेपर में और आपकी जो बुक में क्वेश्चन दिए हुए हैं। नॉर्मल अगर ये होता तो वो कहता कि जी 5000 की आपकी सेल ओमिट कर दी, कि आपने 5000 की सेल रिकॉर्ड ही नहीं करी। अब देखो यहाँ पर लैंग्वेज का खेल क्या लिखा है उसने, कहता गुड्स वर्थ ₹5000 वर डिस्पैच्ड बट नो इनवॉइस वाज मेड आउट। तो इसका यही मतलब हो गया ना कि आपने गुड्स तो बेच दिए पर कोई इनवॉइस नहीं लिखा। इनवॉइस नहीं लिखा होगा तो सेल नहीं लिखी होगी। तो अब कायदे से आपकी एंट्री क्या आनी चाहिए थी, आपकी आपने एंट्री करी है तो कस्टमर टू आपकी सेल्स आनी चाहिए थी। नॉर्मल यही एंट्री आती है। क्या एंट्री आनी चाहिए थी, कस्टमर टू सेल्स की एंट्री आनी चाहिए थी आपकी। अब इसमें भी एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, चलो ये एंट्री कर लो कस्टमर टू सेल्स, ठीक है। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपको लिखना है नोट्स में, आइए यहां पे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अब यहां पे क्या करना है, जब भी आपको कोई भी रेक्टिफिकेशन करनी है नॉमिनल अकाउंट में, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, जब आपको लगे कि यार ये रेक्टिफिकेशन का फर्क तो मेरे ट्रेडिंग या P&L में जा रहा है, जब भी आपको लगे कि यार इसका फर्क तो मेरा ट्रेडिंग और P&L में जा रहा है, तो आप पता है कौन सा अकाउंट यूज करोगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट यूज करोगे। कौन सा अकाउंट यूज करोगे, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसे यही वाली एग्जांपल ले लो, आपको लग रहा है ना कि यार शेट यार मैंने अपनी सेल कम लिखी, तो यार सेल कहाँ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में तो आती है। तो अगर आपको ये लग रहा है कि यार मैंने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ गलती कर दी या P&L में कोई गलती कर दी, तो वहां पर आप यूज करोगे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। अदरवाइज आप कौन सा अकाउंट यूज करोगे, अदरवाइज आप यूज करोगे जी सस्पेंस अकाउंट। कौन सा अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट। ये आपकी एक समरी मैंने बना के दे दिया, अगर आप इसको फॉलो करोगे तो आप कभी नहीं गलती कर पाओगे रेक्टिफिकेशन में, ठीक है जी। अगर आप नॉमिनल अकाउंट में गलती कर देते हो तो कहाँ जाएगी आपकी P&L एडजस्टमेंट। और ये मैं कब की बता रहा हूँ, जब आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बन गए और हम अगले साल अपनी गलतियां ठीक कर रहे हैं, तब की बात कर रहा हूँ, जब मैं अगले साल अपनी गलतियां ठीक कर रहा हूं। तो अगर मेरे कोई नॉमिनल अकाउंट में गलती है तो वो कहां जाएगी, मेरे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में। अगर वैसे कोई अदरवाइज कोई गलती कर दी है तो वो कहां जाएगी, सस्पेंस अकाउंट में। ओके होगी जी बात, चल सकते हैं जी आगे। चलो अब यहां पर मैंने कौन सी गलती करी थी, अब यहां पर तो मैंने सेल्स में गलती करी थी, सेल ही नहीं रिकॉर्ड करी थी, तो ये कहां चला जाएगा मेरा P&L एडजस्टमेंट में। नेक्स्ट, ₹3000 ड्यू टू मिस्टर एक्स वर ओमिटेड टू बी टेकन टू ट्रायल बैलेंस। आपने 3000 रुपए मिस्टर एक्स को देने थे बट आपने ट्रायल बैलेंस में ही नहीं लिखे वो। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या इसमें से कोई एस्पेक्ट आपको लगता है वो P&L में जाएगा? कोई एस्पेक्ट है जो P&L या ट्रेडिंग का है? नहीं है, ये आपके दूसरे एस्पेक्ट है। तो अब आपने मिस्टर एक्स को पैसे देने थे, तो मिस्टर एक्स एक आपकी लाइबिलिटी है, तो आप लाइबिलिटी को बना दोगे। और डेबिट किसको कर दोगे, सस्पेंस को, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा ना किसको डेबिट करें, तो आप सस्पेंस को डेबिट कर दोगे। तो आपकी एंट्री क्या हो गई, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्स लिमिटेड। ओके हो गई जी बात। अब आओ जी नेक्स्ट, wages of 5000 paid for the erection of machine was debited to wages account। आपने एक मशीन खरीदी थी बट आपने क्या किया था, उस मशीन की जो वेजेस थी कायदे से क्या होना चाहिए था, मशीनरी टू बैंक होनी चाहिए थी। यहां पर मेरे को क्या करना है, मेरे को मशीन क्या करना चाहिए था, मेरे को मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक करना चाहिए था, बट मैंने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या अब ये एक एंट्री है जिससे मैंने वेजेस ज्यादा हुई होगी, इसका मतलब है कि ये मेरे P&L को इफेक्ट कर रही है। तो अब मेरे को कायदे से क्या एंट्री डालनी चाहिए थी, मशीनरी टू वेजेस, बट वेजेस तो नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी, ओके हो गई जी बात। नेक्स्ट कहता, अ परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर आर फॉर ₹20,000 वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आपने मिस्टर आर से सामान खरीदा बट आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो परचेजेस टू
मिस्टर आर। तो परचेजेस तो नहीं आएगा, अब क्या आएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट आएगा, क्योंकि देखिए जो चीज आपके पी एंड एल को इफेक्ट कर रही है वहां पर क्या आएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट। यही चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब यहां पर भी आपके वेजेस नहीं आया, क्या आया, पी एंड एल एडजस्टमेंट। यहां पर भी क्या आ गया आपका, परचेजेस की जगह पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है जी। नेक्स्ट, कैश पेमेंट ऑफ ₹5,000 to Mr. C was posted to the credit of his account। आपने मिस्टर सी को कुछ पेमेंट करी है। जब मैं मिस्टर सी को कोई पेमेंट करता हूं तो क्या मैं ये एंट्री डालता हूं, सी अकाउंट डेबिट टू बैंक। मैंने कितनी पेमेंट करी है उनको, कैश पेमेंट करी है 5,000 की। तो क्या मैंने ये वाली एंट्री पास करनी चाहिए थी मेरे को, फटाफट से बताओ, सी अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री पास होनी चाहिए थी, यस। बट मैंने क्या एंट्री कर दी, बट इट वाज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। तो आपने बट सी को क्रेडिट कर दिया। अरे भैया सी तो डेबिट होना चाहिए था ना, कितने से, 5,000 से, बट आपने 5,000 से क्या कर दिया, उसको क्रेडिट। तो मेरे को इसको डेबिट करना पड़ेगा कितने से, 10,000 से। और क्रेडिट किसको करूं, जहां कोई नहीं वहां कौन, सस्पेंस। ओके हो गई जी, सी अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। ओके हो गई जी बात। नेक्स्ट आ जाओ जी। A purchases of 15,390 was wrongly posted at 15,930। आपने कितना परचेज किया है, 15,390, बट आपने कितना पोस्ट कर दिया, 15,930। तो इसका मतलब कि आपने ज्यादा पोस्ट कर दिया है, आपने ज्यादा परचेजेस को पोस्ट कर दिया है। कितने से, 520 से आपने ज्यादा परचेजेस कर दी है। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को 540 से अपनी परचेजेस को कम करना पड़ेगा। तो जब मैं परचेज को कम करूंगा तो 2 परचेज करूंगा, बट अब परचेज नहीं आएगा, क्या आएगा, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो अब देखिए क्या आ गया, पी एंड एल एडजस्टमेंट आ गया। अब डेबिट क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा, समझ ही नहीं आ रहा। अब जहां समझना आए वहां क्या आएगा, सस्पेंस। ओके हो गई जी बात। नेक्स्ट, A goods of ₹16,000 were sent on sale or return basis to the customer and entered in the sales book। आपने किसी कस्टमर को भेजे थे गुड्स कितने, 16,000 के, और कहाँ एंटर कर दिया आपने, सेल्स बुक में। एट द एंड ऑफ द ईयर द कस्टमर स्टिल हैड द ऑप्शन टू रिटर्न द गुड्स। द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन वाज 25% ऑन द सेल्स। अब देखिए होता क्या है सेल्स रिटर्न में, आपने आज किसी को गुड्स बेचे, आपने कहा यार अगर बिक गए ठीक है, नहीं तो मेरे को वापस कर देना। उसने कहा ठीक है। जब आज आपकी बुक से गुड्स गए होंगे तो आपने क्या एंट्री पास करी होगी, नॉर्मल एक सेल की एंट्री पास करी होगी, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल, या ये एंट्री पास करी होगी। आपने कितने के दिए हैं, 16,000 की, आपने ये एंट्री पास करी होगी। बट आज ईयर एंड हो गया, अभी तक पता नहीं है कि गुड्स किसके हैं किसके नहीं, वो बिके हैं या नहीं बिके। तो जब भी आप सेल रिटर्न करते हो ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, जब भी आप सेल रिटर्न पे कोई गुड्स बेचते हो और वो ईयर एंड तक नहीं बिके होते, तो उस केस में हमने ये बहुत डीप में टॉपिक डिस्कस किया था आपका इन्वेंटरीज में। जब वो चीज़ नहीं बिकी होती आपकी, तो उस केस में आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको वहां पर ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि क्योंकि अब आपने किसी को गुड्स दिए हैं, वो बिके नहीं है, आपने सामने वाले को दे दिए बट वो बिके नहीं है, तो उन गुड्स की ओनरशिप जो होती है ना वो आप ही के पास होती है। कैसे, बता देता हूँ, चलो मैं एक बार दोबारा से सेल रिटर्न वाला पॉइंट। अब जैसे कि मैं एक नया ब्रांड शुरू करता हूँ, फॉर एग्जांपल किसका ब्रांड शुरू करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये कुकीज़ पड़े हैं तो कुकीज़ का ही ब्रांड शुरू कर लेता। अरे ये कैसा कलर आ रहा है, ये आपको पता है ये वैसे येलो कलर है, दिस इज येलो कलर, बट यहाँ पे देखो कौन सा कलर आ रहा है, और ये ग्रीन कलर है, ये ढक्कन पता है कौन से कलर का, ग्रीन कलर का ढक्कन है, देखो कौन से कलर का आ रहा है, पिंक, और ये एक येलो कलर है, दिस इज द येलो कलर, दिस बॉक्स इज ऑफ येलो कलर, बट कौन सा आ रहा है, देखो थोड़ा थोड़ा येलो दिख रहा है ना आपको, ये एक येलो कलर बॉक्स है, क्रोमा का इफेक्ट है। चलो तो एक्चुअली वो इसी कलर में आ रहा है, तो ये कलर है ना, तो इसी कलर में सब कुछ आ रहा है। चलो तो अब मैं आपको बता रहा था कि सेल रिटर्न का, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी मैंने कुकीज का ही ब्रांड शुरू किया, अब लोग कहते हैं भैया मैं क्रेमिका रखूंगी, तेरे बिस्किट रखूं, मैं कहता हूँ कि सर अगर ना बिके मेरे को वापस कर देना। मैं यही कह सकता हूँ ना बेचने के लिए कि अगर गुड्स ना बिके तो वापस कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है इसमें। मैं कहा चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब
31 मार्च आ गया, अब मेरे को बताओ कि अगर उसके गुड्स ना बिके तो वो मेरे को वापस कर देगा। तो इसका मतलब है कि उन गुड्स की जो मालिकाना हक है वो आज भी मेरे पास ही है, पोजेशन उसके पास पड़ा है। अब दुकान वाले के पास गुड्स का पोजेशन पड़ा है, उसका उस पर कब्जा है, बट उन गुड्स का असली मालिक तो मैं ही हूं ना, क्योंकि वो दुकानदार ने ना मेरे से खरीदे नहीं है गुड्स। एक तो होता है दुकानदार बाजार में जाता है, सामान खरीदता है, बेच देता है, बट यहाँ पर जो गुड्स पड़े हैं वो दुकानदार ने मेरे से खरीदे नहीं है, मैं जबरदस्ती रख के आया हूँ कि सर रख लो रख लो रख लो, नहीं बिका तो वापस कर देना। क्या दुकानदार ने मेरे से गुड्स खरीदे हैं? नहीं, तो अभी भी मेरे हक, मेरे नाम पे हैं वो गुड्स, अभी भी दुकानदार के नाम पे नहीं हुए। तो जब भी आप सेल रिटर्न पे गुड्स बेचते हो और 31 मार्च हो जाती है, तो 31 मार्च को वो वाले गुड्स का हक आपका है, तो वो वाले गुड्स आपके क्लोजिंग स्टॉक में दिखने चाहिए। कहाँ दिखने चाहिए? आपके क्लोजिंग स्टॉक में दिखने चाहिए। किस पर दिखने चाहिए? कॉस्ट पर दिखने चाहिए। अब उसने कहा 16,000 के मैंने गुड्स बेचे थे, 16,000 के गुड्स मैंने सेल करे थे, तो अब वो 31 मार्च तक बिके नहीं है, तो इसका मतलब है कि उन गुड्स पर अभी भी मेरा ही हक है। और कहता है उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है? 25% ऑन सेल है। तो इसका मतलब है 16,000 का 25% कितना हो गया जी? 16,000 का 25% कितना हो गया? 4,000। तो मैं कह सकता हूं कि क्या इनकी कॉस्ट 12,000 है इन गुड्स की? फटाफट से बताओ, क्या इन गुड्स की कॉस्ट 12,000 है? बिल्कुल, बट मैंने इनको सेल कर दिया है, मेरे को इसको कहां दिखाना है? अपने क्लोजिंग स्टॉक में दिखाना है। तो मेरी एंट्री क्या पास हो जानी चाहिए? बहुत ध्यान से देखना, यहां पर इन्वेंट्री बढ़ जानी चाहिए कितने से? 12,000 से। कितने से इन्वेंट्री बढ़ जानी चाहिए? 12,000 से इन्वेंट्री बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि मेरी इन्वेंट्री इतनी होगी। और कस्टमर, जब मैंने कस्टमर को सेल किया होगा, तो क्या मैंने कस्टमर टू सेल 16,000 की एंट्री पास करी होगी? बिल्कुल करी होगी। अब यहां पर मेरी इन्वेंट्री कितने से बढ़ जानी चाहिए थी? 12,000 से बढ़ जानी चाहिए थी। टू, यहां पर मेरे पास, और कस्टमर को मैं क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो अभी तक बिका नहीं है, तो मैं 16,000 से उसको खत्म कर दूंगा। अब जो बाकी का 4,000 बचा, क्या मैंने ये 4,000 पिछले साल में कमा रखा था? क्या ये मैंने 4,000 पिछले साल में कमाया है ना? तो ये मेरा कहाँ चला जाएगा? अब एडजस्टमेंट में, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि ये 4,000 का जो प्रॉफिट है ये रिवर्स हो जाएगा। ओके, हो गई जी बात। ये एक इंपॉर्टेंट एंट्री, थोड़ी सी ट्रिकी एंट्री है फाउंडेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ठीक है, उन्होंने पूछी है, पेपर में पूछी है, तो करनी इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ जी। अब यहाँ पर जो आगे की चीजें बची, सेल रिटर्न हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो ये सारी चीजें तो आपकी नॉर्मल है, ये आप अपने आप से लास्ट की 3 एडजस्टमेंट्स कर लेना। ठीक है, देखो ये 10 पॉइंट आए थे, 10 नंबर का आया होगा ये क्वेश्चन आप में। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है, ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है आओ जी नेक्स्ट। तो बाकी अगर मैं देखूं, आपका जो 60 है क्वेश्चन, 61 और 62, 61, 61B हो गया, 61D हो गया, 61E हो गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन अगर आप देखोगे मई 18 का क्वेश्चन है ये आपका। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्या हैं? ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए हैं, इनको एक बारी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है जी 61D तक ये वाले डी वाले क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है, जिनके आंसर्स मैंने दिए हैं बस वो वाले कर लेना, वो वाले क्वेश्चन में आपका सारा कुछ कवर अप हो जाएगा। ठीक है जी, जैसे 61E दे दिया मैंने, 61F दे दिया मैंने। ठीक है, 62 तो चलो आपका ट्रू एंड फॉल्स वाला ही होगा, 63 दे दिया, दैट्स इट। इसके बाद आपके ये वाला चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है जी। इसके बाद जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, ये मैंने आपके पेपर के क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे सितंबर 25 का क्वेश्चन दे दिया। ठीक है जी, तो इनको आप अपने, जब भी आपका इस चैप्टर का टेस्ट होगा तो उन सारे क्वेश्चंस को आप कर लेना। ठीक है जी, यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश होता है। ठीक है, अकाउंटिंग प्रोसेस वाला चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाता है जी आपका। अब इसका जब टेस्ट होगा तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर करके आएंगे। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।